इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक है और अगर आप इस ग्रोथ का हिस्सा बनना चाहते हो तो आप लोगों को भी इंडियन बिजनेसेस को सपोर्ट करना पड़ेगा। चाहे आप मार्केट में ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर आप लोग जो है वो अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी शुरू करना चाहते हो, आप लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आप लोग अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को बहुत स्मूथ बना सकते हैं। उस प्लेटफॉर्म का नाम है क्या? ग्रो आपको एक सिंपल, क्लीन और इंट्यूटिव इंटरफेस देता है जो शायद आपने अभी तक कहीं भी एक्सपीरियंस ना किया हो। आप अपने पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस को वहां पे आसानी से ट्रैक कर सकते हैं और आपको अपने पोर्टफोलियो को एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू भी दिख जाएगा। और मुझे सबसे अच्छा फीचर कौन सा लगता है? म्यूचुअल फंड सेल करते समय आपको क्लियरली एग्जिट लोड बताया जाता है, टैक्स इंप्लीकेशन बताया जाता है, जिससे आपको डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प मिल जाती है। और आपको पता है, चाहे आईपी हो, चाहे स्टॉक्स हो, चाहे ईटीएफ्स हो, चाहे म्यूचुअल फंड हो, आप सभी जगह पे इन्वेस्टमेंट सिर्फ इस एक ऐप के थ्रू कर सकते हैं। और यही कारण है जिसकी वजह से ग्रो इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक ब्रोकर बन गया है विद मोर देन 1 करोड़ एक्टिव यूजर्स। अगर आप लोग भी अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी ग्रो के साथ करना चाहते हैं तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर चेक करना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि यूनियन बजट 2026 आने वाला है और बहुत सारे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स इसमें ना नज़र लगाए बैठे हैं कि क्या होने वाला है। दे आर एक्सपेक्टिंग कि टैक्सेशन में कुछ मेजर चेंजेस आ जाएंगे। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये टैक्सेशन का इतना ज़्यादा रोल क्यों है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स के लिए, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है ये? ग्रेट। आई थिंक बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। टैक्सेस जो है ना, वो आपके रिटर्न्स को खा जाते हैं, राइट। और हम बहुत बार हमने देखा है लोगों को गलतियां करते हुए कि हम बोलते हैं कि हम ना 15% रिटर्न कमा रहे हैं, हम 12% रिटर्न कमा रहे हैं, बट वी ऑलवेज फॉरगेट कि भाई टैक्स को भी फैक्टर इन करना है, राइट। क्योंकि हो सकता है जो आपको टैक्स रिटर्न 12%, 13%, 14, जो आपको रिटर्न 12%, 13%, 14% दिख रहा हो, वो पोस्ट टैक्स रिटर्न कम हो जाए। और स्पेसिफिकली मैं आपको बताऊं कि जो एफडी में इन्वेस्ट करते हैं, राइट, जो डेट फंड में इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए तो टैक्सेशन एक बहुत बड़ा जो है वो कॉस्ट बन सकता है। क्यों? क्योंकि ये आपके स्लैब रेट्स पे टैक्सेबल होता है और जब कोई चीज़ स्लैब रेट पे टैक्सेबल होती है तो इट कैन गो एज हाई एज 30%, एंड ओवर एंड अबव दैट यू कैन हैव सरचार्ज जो 15%, 25% अलग अलग इनकम ब्रैकेट्स पे लग सकता है। और फिर एजुकेशन सेस, यानी कि आपका 40-42% तक जो है वो टैक्स जा सकता है, खासकर एफडी पे, डेट फंड पे। और इसलिए टैक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग। क्योंकि जब भी आपने रिटर्न्स देखें, एक तो आपको पोस्ट टैक्स देखने चाहिए, कभी भी आप प्री टैक्स रिटर्न के बेसिस पे इन्वेस्ट ना करें, राइट। और साथ साथ में अगर आप ये नहीं कंसिडर करेंगे तो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो पूरी की पूरी खराब हो सकती है। राइट। आज आप क्या बताने वाले हो टैक्सेस के बारे में? हाँ, तो आज मेरी कोशिश होगी हम अपनी उम्मीदें डिस्कस करें, राइट, कि बजट 2026, यूनियन बजट 2026 से हम टैक्स में क्या चाह रहे हैं एज अ रिटेल इन्वेस्टर, बाकी लोग क्या चाह रहे हैं, मैं क्या सोचता हूँ, राइट। और अगर उसमें से कुछ हो जाए तो हमारी कितनी बड़ी लॉटरी लगने वाली है, ये सारी चीज़ें जो है हम आज डिस्कस करेंगे। मैंने अपने कुछ पॉइंटर्स निकाले हैं जो मुझे लगता है कि यार अगर ये हो जाए तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स की चांदी हो जाएगी, राइट। जैसे कि जल्दी क्विकली आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम रेगुलर टू डायरेक्ट जाते हैं तो उस पर टैक्स लग जाता है। अगर वो टैक्स फ्री हो जाए, और ये हो सकता है, राइट, तो कितनी अच्छी बात हो जाएगी। तो यही सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या ऑलरेडी कर रहे हैं और आप अपने पोर्टफोलियो को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं, अच्छा इन द सेंस एक सुंदर, सुशील, टिकाऊ पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं जिससे अपने फाइनेंशियल गोल्स जो है वो अचीव कर पाएं, तो आप सिंपली एक काम कर सकते हैं, हमारी एक अकेडमी, आप उस पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको म्यूचुअल फंड की बहुत डिटेल्ड क्लासेस हम लोग दे रहे हैं, जिसमें मैं रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ आपके साथ लाइव भी आता रहता हूँ। जनवरी में अभी तक मैं 2 लाइव सेशन कर चुका हूँ एंड आई एम प्लानिंग कि मैं हर महीने कम से कम 3 से 4 लाइव सेशन आप लोगों के साथ लूँगा, जहाँ आप अपने क्वेश्चन मेरे साथ लाइव डिस्कस कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड के बारे में सब कुछ A to Z, और बहुत कम कॉस्ट हम लोगों ने उसकी रखी है, ताकि मैं चाहता हूँ वो एक्सेसिबल रहे, कोई इररिलेवेंट लोग ना आए, लेकिन जो आए उसको बहुत सारी वैल्यू मिले। इस हिसाब से हमने उसको प्लान कर रखा है। उसके बहुत सारे हम लोग डिस्काउंट्स ऑफर करते रहते हैं। अभी भी हमारा कोड जो है वो एक्टिव है और ये लास्ट 4-5 दिन बचे हैं इस कोड के, HNY26, यू विल गेट 26% ऑफ। 2,000 रुपये की कॉस्ट है और उसमें 26% ऑफ होकर आपको 1400-1500 के रुपये के आसपास जो है वो पड़ जाता है। तो उसे एक बार ज़रूर कंसिडर कर लीजिएगा। अब वापस चलते हैं अपने वीडियो के मुद्दे पे और बात करते हैं एक बार फिर से अपने टैक्सेस पे। राइट। सबसे पहली चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी कि व्हाट इज़ द वेरी फर्स्ट थिंग यू आर एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे चेंजेस होंगे या आपको लगता है कि होने चाहिए? जो मैं चाहता हूँ अगर वो हो जाए तो मज़ा ही आ जाए। मैं चाहता हूँ 2018 से पहले वाले टैक्सेशन पे चले जाएं, राइट। 2018 से पहले वाला टैक्सेशन शायद बहुत लोगों को पता नहीं होगा क्या था एग्जैक्टली? हाँ, तो 2018 से पहले आपके जितने भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होते थे, राइट। अगर मैं अभी की बात करूं, मैं प्रेजेंट भी बता दूं ताकि आप लोग थोड़ा कंपेयर कर पाएं। राइट। अभी क्या होता है, अगर आपका
इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स पे या फिर डायरेक्ट स्टॉक्स आपने जो खरीद रखे हैं उसको जब आप बेचते हैं और वो लॉन्ग टर्म हो जाते हैं, लॉन्ग टर्म कब होते हैं, जब वो 1 साल से ज़्यादा के लिए आप अपने पास रखने के बाद बेचते हैं, राइट। तो जो आपके कैपिटल गेन्स होते हैं वो अभी 12.5% पे टैक्सेबल होते हैं और उसमें 1,25,000 रुपये पर पर्सन की एक तरह से आपको एग्जामिशन भी मिलती है, राइट। मान लीजिए अगर आपका पूरे साल में 5 लाख का प्रॉफिट हुआ है, अगर हुआ है, तो आजकल स्टॉक मार्केट ऐसी चल रही है कि ये बातें कहना भी बहुत अजीब लगता है, बट अगर हुआ है आपका प्रॉफिट तो आपको 1.25 लाख रुपये तक पे टैक्स नहीं देना है। उसके ओवर एंड अबव आपका जो प्रॉफिट हुआ है आपको उस पर जो है वो क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 12.5%। यानी स्लैब रेट पे टैक्स नहीं लगता था, कंसेशनल रेट पे लग रहा है अभी के लिए। लेकिन आपको पता है 2018 से पहले क्या था, जीरो टैक्स इस चीज़ कुछ था ही पे। नहीं। यस, जीरो टैक्स था, कंप्लीटली जीरो टैक्स। यानी कि आपका 5 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, आपका 50 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, आपका 50 करोड़ का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो, आपको 1 रुपये का भी टैक्स नहीं देना पड़ता था। एंड अगर हम लोग यहाँ बातें कर रहे हैं, गवर्नमेंट की अपनी मजबूरी, अपनी चीज़ें होंगी, उनको क्या रेवेन्यू चाहिए, क्या कमाना है टैक्स से, ठीक है। हम उस डिस्कशन में नहीं जा रहे कि देखो टैक्स लेते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देते हैं, वो एक अलग डिबेट है। बट अगर गवर्नमेंट ये कर दे, आई एम श्योर कि लोगों का पार्टिसिपेशन इन स्टॉक मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग काफ़ी अच्छा हो जाएगा, राइट। सो दिस इज़ वन थिंग जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। सबसे पहली चीज़ एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मैं चाहता हूँ कि भाई हम जो इतना लंबे समय तक पेशेंस दिखाते हैं उसको रिवॉर्ड मिलना चाहिए। अभी भी मिल रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि अभी कुछ बुरा है, राइट। और मैं चाहे यार वो 12.5 की जगह मैं तो कह रहा हूँ 5% कर दो, लेकिन एक गिफ्ट मिल जाए अगर इस तरह का हमें कि भाई उस पर टैक्सेशन जीरो हो जाए या फिर बहुत कम हो जाए, तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को ना एक रिवॉर्ड मिल जाता है। और कहीं ना कहीं वो हमारे इन्वेस्टिंग बिहेवियर पे डायरेक्टली इंपैक्ट डालेगा, राइट। और इन्वेस्टिंग बिहेवियर पे इंपैक्ट आने के साथ क्या है कि हमारा पैसा लंबे समय तक मार्केट में रहेगा, अच्छी कंपनीज में रहेगा, उन कंपनीज को भी जो है वो आगे एक दिखता है कि यार स्टॉक मार्केट में हलचल नहीं है और एक स्टेबल एनवायरनमेंट मिल रहा है हमें स्टॉक मार्केट में, तो मुझे लगता है कि उससे काफ़ी सारा फायदा हो सकता है। तो फर्स्ट विश मैं ये कर रहा हूँ कि भाई कि टैक्स जो है वो ज़ीरो हो जाए 2018 से पहले जैसा था। इवन आपको मैं एक और इसमें एक कॉन्टेक्स्ट दे दूँ कि शायद 2004 में ये इंट्रोड्यूस किया गया था कि टैक्स ज़ीरो होगा। उससे पहले 20% लॉन्ग टर्म पे टैक्स होता था। ये एक बार चेक करना पड़ेगा क्योंकि मैं इतना भी पुराना नहीं हूँ, राइट। 2004 में मैं क्लास 12th के अंदर होता था, ओके। क्लास 12 मैंने अपनी क्लियर की थी। तो येस, आई वांट कि भाई ये टैक्स जो है वो ज़ीरो कर दिया जाए या बहुत मिनिमल रख दिया जाए आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के ऊपर। अच्छा, एक रिक्वेस्ट मैं अपने व्यूवर से भी करना चाहूँगा, आप लोग भी अपनी विश लिस्ट बताएं कि आप लोग क्या चाहते हैं ना, कि आप लोग क्या टैक्स पे 12.5 से 10 पे आना चाहते हो या ज़ीरो पे आना चाहते हो। ऑब्वियसली ज़ीरो सबको ज़्यादा पसंद है, बट अपने थॉट्स रखें, राइट। ज़ीरो पसंद है लेकिन ज़ीरो क्यों नहीं हो पा रहा है वो भी अगर आप लोग शेयर करेंगे तो बहुत बहुत मज़ा आएगा। एग्जैक्टली। एक बात मैं इसमें और ऐड कर देता हूँ वृंदा, कि रिड्यूस करना इज़ वन ऑप्शन, अबॉलिश करना इज़ वन ऑप्शन, और एक बड़ा यूनिक ऑप्शन भी है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो ये डेफिनेटली कंसिडर कर सकती है कि आप ना लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन चेंज कर दो जो टैक्स एग्जेम्प्ट है, राइट। तो उसमें क्या हो सकता है कि 1 साल बाद लॉन्ग टर्म है तो 12.5 रहने दो आप, लेकिन अगर 2 साल तक किसी ने रखा या 3 साल लगा दो, 3 साल से ज़्यादा किसी ने रखा, उसके लिए टैक्स फ्री कर दो आप, राइट। सो देयर आर ऑप्शंस। अब आप कौन सा ऑप्शन कैसे एक्सरसाइज होता है, अगर देखो मेरे जैसा व्यक्ति या फिर मुझे लगता है कि जो भी समझदार एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है, खासकर वो जो इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी समझदार इक्विटी इन्वेस्टर 5 से 7 साल से कम का टाइम फ्रेम लेता होगा इक्विटी में इन्वेस्ट करने के लिए। तो अगर कोई इतना इन्वेस्ट करके रुक रहा है तो आई थिंक उसको रिवॉर्ड मिलना चाहिए। तो आप इसको एक ना लेयरिंग भी कर सकते हो कि भाई चलो ठीक है, 1 साल वाला वैसे का वैसे रहने दिया और उसके बाद एक और आपने लेयर बना दी 3 साल की, कि 3 साल बाद अगर आप बेचते हैं तो वो कंप्लीटली जो है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा आपके लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये भी एक पॉसिबिलिटी है। सो अबॉलिश, रिड्यूस और स्टैगर्ड किस तरह से आप करना चाहते हैं वो गवर्नमेंट को देखना है, बट अगर हो जाए तो एक खुशी की लहर तो पक्का दौड़ने वाली है मार्केट में, इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बूस्टिंग होने वाली है। एग्जैक्टली, यस। सो आपने भी बीच में बोला था 1.25 लाख्स की एग्जेम्पशन मिलती है अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। यस। सो डू यू थिंक कि इंक्रीजिंग दिस एग्जेम्पशन लिमिट विल हेल्प? डेफिनेटली हेल्प करेगी, बट अब ऐसे अब यार पहले 1 लाख थी ये लिमिट, आपने 1 लाख से 1,25,000 कर, लेकिन फिर 10% भी था तब टैक्स, आपने 10 से 12.5 कर दिया। तो समझ रहे हो कि 1 लाख तक एग्जाम्प्ट था, उसके ऊपर 10% का टैक्स जाता था, आपने उसे 1.25 कर दिया और 12.5 का टैक्स कर दिया। तो ये सब ना करें, बल्कि रिवर्स करें। अगर आपको बढ़ानी है कुछ ना, लोगों को इंसेंटिव चाहिए। अभी हमारी इकॉनमी में इन्वेस्टमेंट हो या इंश्योरेंस हो, दे आर इंसेंटिव ड्रिवन, राइट। लोग लाइफ इंश्योरेंस नहीं लेते क्योंकि ATC का फायदा नहीं मिल रहा। तो आप समझ रहे हो अभी हमारे लोगों का थॉट प्रोसेस कैसा है। सो मुझे लगता है कि आप इसको या तो सब्सटेंशियली इंक्रीज करो, आप 12.5 का 12.5 रहने दो परसेंट, टैक्स का 5 लाख कर दो,
10 लाख कर दो, वो भी बहुत अच्छी बात है। अच्छा, उसका बहुत बड़ा बेनिफिट शायद मेरे जैसे लोगों को ना मिले क्योंकि हमारे गेन्स बहुत ज़्यादा नंबर्स में होते हैं, राइट। लेकिन उन लोगों को ज़रूर मिलेगा जो आम इन्वेस्टर्स हैं, उनको एक तरीके से ना यही चीज़ हेल्प भी कर सकती है कि रेगुलर टू डायरेक्ट अगर आप जा रहे हो तो वो भी आपका टैक्स एग्जेम्प्ट हो जाएगा क्योंकि वो छोटा अमाउंट होगा। अभी क्या है कि 1.25 लाख रुपए पर ईयर का, पर पर्सन पर ईयर की लिमिट होती है, ऐसा तो नहीं पर फंड है। तो वो चीज़ें एक मेरे ख्याल से एक बूस्ट जो है वो दे सकती है इकॉनमी को। अगर इसमें से कोई भी एक ऑप्शन जो गवर्नमेंट को सही लगता हो वो एक्सरसाइज करती हैं तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स मोटिवेटेड फील करेंगे, वो थोड़ा रिस्पेक्टेड फील करेंगे, राइट। और उनके लिए चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाएगी और शायद इन्वेस्टमेंट का अमाउंट वो बढ़ाने की भी पूरी कोशिश कर सकते हैं। एग्जैक्टली। सो व्हेन आई टॉक अबाउट डेट म्यूचुअल फंड्स, सो वहाँ पे पहले इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिला करता था, Right. जो कि अब नहीं है। तो मेरे को पर्सनली लगता है कि होना चाहिए, अदरवाइज ये तो बिल्कुल एफडी जैसी चीज़ें हो गई, राइट। तो उस पर क्या थॉट्स हैं आपके? आई थिंक बहुत बहुत ही अच्छा विचार है आपका और बहुत लोग खुश होंगे सुन के। डेट फंड्स ना मेरी नज़र में एक बोलते ना कि बिना दांतों वाला शेर बन के रह गए हैं। ओके, अभी भी एफडी के कंपैरिजन में एक एडवांटेज है उनके पास, वो है टैक्स डेफरमेंट का। फॉर एग्जांपल आपने इन्वेस्ट किया, आप 3-4 साल इन्वेस्टेड रहते हो, तो जब तक आप रिडीम नहीं करते हो तब तक आपको वो टैक्स नहीं देना पड़ेगा। एफडी में ऐसा नहीं होता है। एफडी में तो जैसे जैसे इंटरेस्ट बनता जाता है आपको टैक्स देना पड़ता है। बट येस, डेट फंड को स्लैब रेट पे टैक्स करना मेरे को लगता है ये एक बहुत बड़ी गलती थी, ऐसा नहीं होना चाहिए। और डेट फंड पे भी मुझे लगता है कि बाकी जो हमारे कैपिटल गेन को इन्होंने जैसे सॉर्ट किया है, मतलब कैपिटल गेन को इन्होंने सिंप्लीफाई किया है कि 12.5% का टैक्स लगभग हर तरह के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे लेके आ गए हैं, वैसा ही कर देना चाहिए। आप उसमें पीरियड ज़्यादा रखो, 2 साल का रखो, बल्कि टू बी वेरी ऑनेस्ट डेट फंड में तो पीरियड और भी कम होना चाहिए, बंदा वहाँ पे शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्ट करता है। सो सी ये चीज़ें ना लोगों को दूर कर रही हैं। लोग अब इस पर बहुत सारी पॉलिटिक्स भी हो सकती है कि बैंक वाले लॉबी कर रहे हैं। अब भाई बैंक वाले लॉबी कर रहे हैं तो फिर हमें ये भी डर लगता है बैंक वाले एक दिन इक्विटी शेयर्स को लेके लॉबी ना कर लें कि इन पे भी बराबर का टैक्स लगाओ। हम लोग एफडीज में इन्वेस्ट क्यों नहीं कर रहे थे? क्योंकि हमारे पास डेट फंड अवेलेबल थे। डेट फंड हमें इंडेक्सेशन का भी बेनिफिट देते थे, उस पर टैक्स भी 20% के आसपास आता था और वो डेफरमेंट का तो बेनिफिट दे ही रहे थे, राइट। इधर से एफडी आपको सीधा स्लैब रेट पे टैक्स लगता था और कोई डेफरमेंट नहीं होता था, ओके। और इंडेक्सेशन का तो सवाल ही नहीं है। तो ये बेनिफिट जब डेट फंड से छीने गए तो ऑब्वियसली डेट फंड इन्वेस्टर्स को बहुत चोट पहुंची, बहुत ज़्यादा जो है वो परेशान हुए और आई एम श्योर उसका इम्पैक्ट जो है वो डेट म्यूचुअल फंड्स पे आया होगा, राइट। तो गवर्नमेंट को वो कंसिडर ज़रूर करना चाहिए कि भाई डेट फंड्स पे इंडेक्सेशन वापस लेके आ पाए, किसी तरह का इंसेंटिव दे पाए डेट फंड्स पे इन कंपैरिजन टू एफडी, तो वो बहुत बहुत अच्छा होगा। बट आई नो यहाँ पे हम लोगों की सोच से बहुत बड़ी पावर्स हैं जो प्ले कर रही होंगी, राइट, जो लॉबी कर रही होंगी, जो इन्फ्लुएंस कर रही होंगी गवर्नमेंट के इस डिसीजन को, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम को हमेशा जो है वो पैसे की ज़रूरत होती है और बैंकिंग सिस्टम में पैसे का सबसे बड़ा सोर्स जो है वो क्या होता है, वो एफडी होता है, राइट। तो एफडीज़ को कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सरकार एकदम ऐसा नहीं कर देंगे कि भाई डेट फंड अच्छे हैं और एफडी बेकार है, क्योंकि अगर ये नोशन दोबारा से बन गया तो आई एम श्योर एफडी से बहुत सारा पैसा निकलेगा और डेट फंड की तरफ जो है वो चला जाएगा। बट येस, इट्स अ गुड थॉट। मतलब सी अब मैं बहुत रोक रहा हूँ अपने आप को कोई टिप्पणी करने से, बट अगर हो जाए तो वाई नॉट, फिर तो हमारा पूरा पोर्टफोलियो सॉर्टेड है ना। आपने गोल्ड सिल्वर पे कर ही दिया है भाई, लॉन्ग टर्म आपने उसको बिल्कुल एकदम इक्वलाइज कर दिया, सारे एसेट्स को इक्वलाइज कर दिया आपने। एक डेट बच गया, डेट वाली कैटेगरी बच गई है, उसमें भी इन्वेस्टमेंट को भाई रिवॉर्ड मिलना चाहिए, वो लंबे समय तक वेट कर रहा है। डेफरमेंट का तो रिवॉर्ड है ही, साथ साथ में अगर उसको इंडेक्सेशन या फिर लो टैक्स रेट का रिवॉर्ड मिले तो मुझे लगता है कि लोग वहाँ पे और ज़्यादा जो है वो पैसा अपना इन्वेस्ट करेंगे, राइट। सो और क्या चीज़ें हैं जो आप इस बजट में चाहोगे कि हो? काश मेरे चाहने से चीज़ें होती, कोई बात नहीं। सबसे पहली चीज़ तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भाई अबॉलिश करा जाए, जो उस पर टैक्सेस हैं वो अबॉलिश करे जाएँ। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया कि डेट वाली चीज़ जो है वो सही करी जाए, अबॉलिश नहीं करे तो उसे रिड्यूस कर दो, स्टैगर्ड कर दो, कुछ भी कर दो, इन्वेस्टर्स खुश होने चाहिए। दूसरा डेट फंड मैंने आपको बताया। तीसरी खास चीज़ जो मुझे लगता है, जिस प्रोडक्ट की ना मिट्टी हो गई है, पिट गया जो प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट आप दोबारा उठा सकते हैं और वो प्रोडक्ट है आपका ELSS, राइट। आपको इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स, राइट, जिसमें आप लोग जब पैसा डालते थे आपको डिडक्शन मिलती थी अंडर सेक्शन 80C। पहली बात तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि 80C में पहले इतनी भीड़ थी, आपने इसको उसी में डाला, वहाँ PPF भी है, सुकन्या समृद्धि स्कीम भी, और सारी चीज़ें वहाँ पे आपने डाल रखी हैं। इसको अलग करो, इसके लिए एक अलग सेक्शन होना चाहिए, और इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिजीम, ओल्ड रिजीम, न्यू रिजीम, वॉट एवर रिजीम, investors should always be motivated, a person should always be motivated to invest for long term, and वो बेनिफिट आप टैक्स रेट से भी दे रहे हो और टैक्स डिडक्शन से भी दे सकते हो। कौन नहीं करेगा इन्वेस्ट अगर उसको बेनिफिट मिलने लग जाए, राइट। एंड पता है क्या है,
उस समय पे ना मार्केट इतनी मेच्योर भी नहीं थी। मतलब अब आप देखो ELSS को, मतलब अब मेरे ख्याल से अगर ढंग से इंट्रोड्यूस किया जाए तो लोगों का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। राइट। अब आप इंडेक्स फंड के थ्रू भी ये वाली डिरेक्शन ले सकते हो। ELSS के इंडेक्स फंड्स भी हैं, राइट। तो अब लोग, मेरे को लगता है जब लोग सबसे ज़्यादा चाह रहे हैं तब आपने वो वापस खींच लिए, राइट। तो मुझे लगता है कि आपको जो रियल इंसेंटिव्स है ना ELSS पे, वो लेके आने चाहिए। ELSS पे डेडिकेटेड सेक्शन बनना चाहिए, राइट, जिसके थ्रू इन्वेस्टर मोटिवेटेड फील करे कि भाई मैं इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे रिडक्शन मिलेगी, मैं इन्वेस्ट लंबे समय तक करके रखूंगा तो मुझे टैक्स में रेट कम मिलेगा। ये एक तरीके से मुझे लगता है कि गवर्नमेंट के लिए बहुत अच्छा मौका है उन लोगों को मोटिवेट करने का जो पहले सिर्फ प्रेशर में इन्वेस्ट करते थे, राइट, लेकिन उन्होंने अब इन्वेस्टमेंट करनी छोड़ दी बिकॉज ऑफ ATC अब सिर्फ ओल्ड रिजीम में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, न्यू रिजीम वालों को मिलता नहीं है। तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा मौका है गवर्नमेंट के पास कि ELSS को रिवाइव करे और रियल इंसेंटिव्स जो है वहाँ पे लेके आए, इंट्रोड्यूस करे, किसी भी तरीके से करें, लेकिन थोड़ा सरकारी पना उसमें कम हो। सरकारी पना कम क्यों, मैं गलत हो सकता हूँ यहाँ पे। मुझे लगता है NPS जैसी चीज़ों को प्रमोट किया जा रहा है, राइट। मेरे को नहीं समझ आती NPS, हो सकता है लोग बहुत अच्छे से कर रहे हो, उसका फ़ायदा उठा रहे हो, बट अगेन वहाँ पे भी कोई बहुत बड़ा मौका नहीं है आपके पास टैक्स डिडक्शन का। अगर आप ELSS जैसी कोई स्कीम लेके आते हैं, मतलब ऐसी टैक्स इंसेंटिव कोई लेके आते हैं, इन्वेस्टमेंट बेस्ड टैक्स इंसेंटिव कोई लेके आते हैं, इक्विटी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बेस्ड टैक्स इंसेंटिव लेके आते हैं, आई थिंक दैट इज़ गोइंग टू बी अ गेम चेंजर फॉर एवरीवन विल सडनली स्टार्ट सेविंग एंड इन्वेस्टिंग इन इक्विटीज़ फॉर लॉन्ग टर्म। तो एक बड़ा अच्छा मौका है। और मुझे लगता है ELSS फंड जो बेचारे एकदम ड्राई हो चुके हैं, उनके पास भी एक अच्छा मौका होगा कि उनकी भी AUM जो है वो इंक्रीज होगी, फ्रेश फंड इंट्रोड्यूस होगा। राइट। सो आपने बिल्कुल स्टार्टिंग में एक चीज़ बोली थी कि जो इन्वेस्टर्स बेसिकली रेगुलर टू डायरेक्ट शिफ्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पे टैक्सेशन एलिमिनेट कर देनी चाहिए। सो वो क्या है एग्जैक्टली, आप क्या चाह रहे हो? अभी मैंने ना वृंदा ये बात नोटिस करी है, हम जितनी भी बार क्लास लेते हैं बहुत सारे लोग रेगुलर म्यूचुअल फंड्स में फंसे हुए होते हैं। Right. मैं ये इतना हार्श टर्म क्यों यूज़ कर रहा हूँ, रेगुलर म्यूचुअल फंड में फंसे हुए होते हैं। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स अपने आप को एडवाइज़र समझ लेते हैं और वो फंड्स पे ना ऐसे बिहेव करते हैं जैसे दे आर गिविंग एडवाइस, जबकि उनके वो डोमेन में आता नहीं है। बट वो एडवाइस देने के चक्कर, और एडवाइस भी सच बताऊँ तो क्या होता है, अगेन देखो यार, हर प्रोफेशन में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग होते हैं। आप ऐसा ना समझें कि सारे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बुरे हैं या सारे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर अच्छे हैं। कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं। ऐसे जैसे कुछ जो आपको सोशल मीडिया पे वीडियो दिख रही है वो अच्छी हैं, कुछ जो दिख रही है वो बुरी हैं, वो आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। सो जो बुरे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, बुरे जो गलत म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो सिर्फ इंसेंटिव ड्रिवन म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो क्या करते हैं, वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फंड दिलवाते हैं, चर्निंग करवाते हैं, हाई एक्सपेंस रेशियो वाले फंड्स जानबूझ के दिलवाते हैं जिसमें उनकी कमीशन ज़्यादा होती है। ये प्रैक्टिसेस हैं और मैं ये नहीं कह रहा कि हर कोई ये फॉलो कर रहा है। देयर आर सर्टेन गुड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जो शायद आपको एक म्यूचुअल फंड सजेस्ट करेगा, बोलेगा यही रखो, लंबे समय तक रखो, वो उसमें बने रहने देगा आपको। तो अच्छे लोग भी हैं। सो बुरे लोग बहुत सारे हैं। उनकी वजह से क्या होता है कि मैं जब भी पढ़ा रहा होता हूँ, सो एक क्वेरी मेरे पास बार बार आती है कि सर मेरे पास ना क्योंकि अच्छा लोगों को पता भी नहीं होता कि मेरा रेगुलर है कि डायरेक्ट है, बैंक वालों ने करवा दिया, हमें तो Yes, पता ही नहीं। yes, अच्छा yes, ये पता कुछ है। अलग होता Yes, है। yes, yes. एक्चुअली ये चीज़ें मैंने भी देखी जब आप क्लास ले रहे होते। ठीक है, तो इन चीज़ों में कोई बुराई नहीं है रेगुलर करने में यार, करो। अगर आपको नहीं समझ आता, आपको एक बंदा हेल्प कर रहा है, राइट, वो अपने डोमेन में रहते हुए आपको हेल्प कर रहा है, प्लीज़ डू इट। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं, आपको बताया ही नहीं कि आपके राइट्स क्या हैं, आपको बताया नहीं कि आपकी कॉस्ट क्या है, आपको बताया नहीं गया कि दूसरा ऑप्शन भी है, राइट, एडवाइज़र का भी ऑप्शन है आपके पास। सो इन सारी चीज़ों में बहुत लोग फंसे हुए हैं, बहुत, मतलब मैं और आप शायद सोच भी नहीं सकते कितना नंबर होगा जो रेगुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा है विदाउट नोइंग एनीथिंग। और एक नहीं 15-15 म्यूचुअल फंड डाल रखे हैं पोर्टफोलियो के अंदर, 20-20 म्यूचुअल फंड डाल रखे हैं, बिकवाते रहते हैं, हर NFO में पैसा लगवा देते हैं, हाई कमीशन प्रोडक्ट में पैसा लगवा देते हैं। अब वहाँ पे जब इन्वेस्टर फंसा होता है, पूछता है मैं डायरेक्ट में कैसे जाऊँ, मैं इसे स्विच कर सकता हूँ क्या? एंड जब हम बोलते हैं हाँ स्विच कर सकते हो, बट दैट स्विच इज कंसिडर्ड एज रिडम्पशन। राइट। तो जब आप मान लीजिए आपके पास रेगुलर म्यूचुअल फंड है, एक पर्टिकुलर XYZ फंड आपके पास रेगुलर मोड में है, आप जब उसे डायरेक्ट में स्विच करेंगे तो वो स्विच रिडम्पशन होती है। यानी पहले आपका कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा, उस पर आपको टैक्स देना होगा अगर वो 1.25 लाख से ऊपर जा रहा है तो, और फिर जाके आप लोग जो है वो डायरेक्ट में पैसा आपका जाएगा, मतलब डायरेक्ट में पैसा चला जाएगा, आपको खुद से वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, आपकी स्टेटमेंट में निकल के आएगा और आपको वो टैक्स उस पर देना पड़ेगा, राइट। सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई हमने आपसे LTCG अबॉलिश के लिए बोला, हमने आपसे LTCG रिड्यूस के लिए बोला, स्टैगर्ड के लिए बोला, डेट फंड पे इंडेक्सेशन के लिए बोला, एटलीस्ट ये तो ना मैंडेटरी होना चाहिए कि रेगुलर टू डायरेक्ट जा रहे हो भैया, नो टैक्सेशन, नो टैक्सेशन एट ऑल। अगर ये हो गया
तो मुझे लगता है कि उन लोगों को बहुत राहत मिलेगी जो लोग फंसे हुए हैं, राइट। वो लोग जिनसे जो गलती से जिनको नहीं आइडिया था म्यूचुअल फंड के बारे में, उन्होंने फिर सीखा और सीख के इन्वेस्ट किया एंड दे रियलाइज़ किया ये तो गलत हो रहा है, उन लोगों को बहुत राहत मिलेगी, राइट। तो अगर ये हो जाए तो नथिंग लाइक इट यार। एक ऐसे व्यक्ति की मदद हो जाएगी जिस व्यक्ति से अनजाने में गलतियां हुई हैं, राइट। एंड मुझे लगता है कि उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा सिस्टम के अंदर और वो बड़े मतलब कॉन्फिडेंस के साथ आगे रिसर्च करके इन्वेस्ट कर पाएंगे। एक बात मैं फिर से क्लैरिफाई करना चाहता हूँ सबको, भाई मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के या किसी इंटरमीडियरी के अगेंस्ट नहीं हूँ बिल्कुल भी। बस अगर आपको वैल्यू मिल रही है वेरी गुड, अगर आपको वैल्यू नहीं मिल रही है, आपको सिर्फ देसी भाषा में बोलूँ चूना लगाया जा रहा है, तो वो गलत है ना, फिर तो आपको पता ही नहीं आपके साथ गलत हो रहा है। तो आप प्लीज़ अगर ऐसे कहीं फंसे हुए हैं तो आप खुद सीखें, इन्वेस्ट करें, रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स की एडवाइस लें, उनसे सजेशंस लें और सही व्यक्तियों के साथ जुड़ें जो आपको अच्छे से गाइड कर पाएँ। एंड सिखाने के लिए तो मैं हूँ ही, सीख सकते हो, है ना। तो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ दी थिंग जो मेरी लिस्ट में सबसे ऊपर है कि भैया रेगुलर टू डायरेक्ट को आप क्या कर दें, रेगुलर टू डायरेक्ट को आप लोग कंप्लीटली टैक्स फ्री कर दें, राइट। सो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बोली जाती है कि हर इन्वेस्टर को ना अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना चाहिए। एंड आई थिंक व्हेन इट कम्स टू डाइवर्सिफिकेशन इट शुड बी डाइवर्सिफाइड इन वेरियस कंट्रीज ऑल्सो। बट अगर मैं आरबीआई की बात करूँ तो आरबीआई तो एक ट्रू ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन करने ही नहीं दे रहा, बिकॉज उसने लिमिट लगा रखी है। तो उस पर आपके क्या थॉट्स हैं? आई थिंक दिस इज़ वन चेंज जो होना ही चाहिए। मतलब पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, शायद ये गिफ्ट सिटी को प्रमोट करने के लिए नहीं हो रहा है, क्योंकि गिफ्ट सिटी के थ्रू आप कर सकते हो वहाँ पे, लेकिन LRS वगैरह वाले इशू आ जाते हैं। जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए बता रहा हूँ। सो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। फॉर एग्जांपल पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, राइट। फ्लेक्सी कैप कहीं भी इन्वेस्ट कर सकता है, इवन वो ग्लोबल कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकता है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप कर भी रहा था, राइट। अब क्या होता है कि एक $7 बिलियन की लिमिट है, $7 बिलियन की, राइट, जो 2008 में सेट हुई थी, वो हिट हो गई। उसके बाद जो है वो फ्रेश इन्वेस्टमेंट फॉरेन कंट्रीज़ में आप नहीं कर सकते। एंड जो आपने डाइवर्सिफिकेशन की बात बोली थी, आई थिंक मैं उसको भी हाईलाइट कर देता हूँ, फिर मैं वापस इस पर आता हूँ। सो येस, डाइवर्सिफिकेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। एंड डाइवर्सिफिकेशन आपकी जो है वो कंट्री वाइज आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। और it was a very easy thing for Indians to invest in US through ETFs, through mutual funds, और वो बहुत अच्छा चल रहा था। बट वो लिमिट सेट हो गई, तो उसके बाद से वो 7 बिलियन वाली जो मैंने आपको लिमिट बताई थी 2008 में सेट हुई थी, वो लिमिट हिट हो गई। उसके बाद से फ्रेश इन्वेस्टमेंट एज सच नहीं हो पा रही। कुछ फीडर फंड्स हैं, फीडर फंड्स क्या होते हैं कभी डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। कुछ फीडर फंड्स हैं, लोग बोल सकते हैं हम ETF के थ्रू भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप एक बार INAVs जरा चेक करें कि क्या चल रही है और आपके साथ क्या हो रहा है, आपको भी पता नहीं है। तो कुछ फीडर फंड्स हैं, फीडर फंड्स में हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता, उसके एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होते हैं, बहुत सारी इश्यूज़ हैं। सिंपल रूट जो था वो बंद हो गया, ओके। एंड उसकी वजह से हमारे साथ क्या हो रहा है, हम एप्पल या टेस्ला या एनवीडिया या ऐसी कंपनीज में हमारा एक्सपोजर ही नहीं है इंडियंस का, जबकि होना चाहिए, फॉर श्योर होना चाहिए। क्योंकि इंडिया का अगर आप निफ्टी 50 देखोगे या निफ्टी 100 भी देखोगे तो हम ना ज़्यादा बैंक हैवी हमारे इंडेक्सेस हैं, इंडाइसेस हैं, राइट। लेकिन US में टेक हैवी है और बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो एकदम शानदार प्रोडक्ट बना रही है, लेकिन इंडिया में उसकी लिस्टिंग अवेलेबल नहीं है। सो ये लिमिट मुझे लगता है कि डेफिनेटली RBI को सोचना चाहिए इसके बारे में कि भाई इसको जो है वो बढ़ाया जाए। करंट इंडस्ट्रियल लिमिट जो है वो $7 बिलियन की वो बहुत पहले हिट हो चुकी है, राइट। कुछ AMCs ने भी फ्रेश जो है वो कैपिटल लेना शुरू किया है, मे बी वो बिकॉज ऑफ द आउटफ्लो हुआ होगा कि क्योंकि लिमिट नहीं बढ़ी है, आउटफ्लो हुआ होगा तो उनके पास कुछ यूनिट्स बचे होंगे, तो वो यूनिट्स को वो सेल करना चाह रहे होंगे। कुछ तो ऐसा प्रोसीजरल बात है, क्योंकि RBI ने लिमिट्स नहीं बढ़ाई है, राइट, फॉर श्योर। तो वो ज़रूर हमें करना चाहिए। इससे क्या होगा, बहुत कम कॉस्ट में, क्योंकि US में इन्वेस्टिंग की कॉस्ट भी है। अगर आप और रूट से जाते हो तो आपकी कॉस्ट बहुत सारी है, आपके हैसल्स बहुत सारे हैं। फॉर एग्जांपल मैं गिफ्ट सिटी के थ्रू अगर पराग पारिक वालों की बात करता हूँ, तो गिफ्ट सिटी में जो उनका PMS है, फॉरेन इक्विटीज़ का PMS है, उसमें आपको मिनिमम आप मान के चलो 1 करोड़ रुपये देने ही देने हैं। मिनिमम टिकट साइज़ है $75,000 वो बोलते हैं, फिर 20% का उस पर वो TCS वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा, राइट। मतलब कुल मिला के आपको वो 90 लाख 1 करोड़ के आसपास देना पड़ जाएगा, राइट। तो इट्स अ बिग अमाउंट, नॉट एवरीवन कैन अफोर्ड इट, बट इन्वेस्टिंग थ्रू म्यूचुअल फंड्स आई थिंक वो बहुत आसान है और उसको जो है हर कोई जो है आसानी से अफोर्ड कर सकता था। वो रूट एक बार खुल जाए तो मुझे लगता है कि ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन का मौका जो इंडियन इन्वेस्टर्स के पास था, जो छीन लिया गया है काइंड ऑफ, वो वापस जो है वो आ जाएगा। और ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन एट द सेम टाइम अफोर्डेबल एंड कन्वीनियंट, राइट। सो आई थिंक आपने ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हाईलाइट करी यहाँ पे कि जो ये गिफ्ट सिटी वाला कॉन्सेप्ट है कि जो भी बहुत सारे फंड्स हमें मिल रहे हैं वहाँ पे, राइट। तो
वो वेल्दी इन्वेस्टर्स के लिए तो ठीक है, बट स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए डेफिनेटली एक और ये एएमसी वाला रूट ज़रूर होना चाहिए। ज़रूर होना चाहिए। उसमें ना और भी इश्यूज हैं वृंदा, अगर हम बैठ के समझे ना, तो वो जो गिफ्ट सिटी में पीएमएस वाला रूट है स्पेसिफिकली, उसमें टैक्सेशन का बेनिफिट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप एएमसी रूट से जाते हो, म्यूचुअल फंड रूट से जाते हो, तो आपका टैक्स डेफर होता है। या लेकिन अगर आप पीएमएस रूट से जाते हैं, एंड शायद गिफ्ट सिटी में भी जो फंड्स भी लॉन्च हो रहे हैं, मुझे उस पर एक बार स्टडी करना पड़ेगा, बट पीएमएस के लिए आई एम 100% श्योर कि अगर आप पीएमएस रूट से जाते हैं तो आपको हमेशा हर साल टैक्स प्रॉपर पे करना पड़ेगा, राइट? जबकि म्यूचुअल फंड में क्या होता है, अगर आप मान लीजिए मेरे पास नैस्डैक 100 का इंडेक्स फंड पड़ा हुआ है मोतीलाल ओसवाल का, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने इन्वेस्ट कर रखा है, बात खत्म। जब बेचूंगा तब देखूंगा उस पर कितना टैक्स देना है, जब तक नहीं बेचूंगा तब तक पड़ा रहेगा। सो ये जैसा आपने बोला कि एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए, आम आदमी के लिए ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन एएमसी रेगुलेटेड फॉर्म में थ्रू म्यूचुअल फंड सबसे आसान है। कन्वीनियंस बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। हाँ, जो लोग भाई बड़ा कैपिटल लगाना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम। आप लोग चाहें तो वो कॉम्प्लिकेटेड यूएस डीमैट अकाउंट खुलवा के अपना गिफ्ट सिटी में वो काम कर सकते हो, पीएमएस के थ्रू जा सकते हो। और आपके पास जिसके पास बहुत पैसा है उसके पास ना ऑप्शन भी बहुत सारे हैं। एग्जैक्टली, उसी के पास बेचारे के पास ऑप्शन नहीं है जिसके पास पैसा नहीं है। तो वो लोग जो है वो इस सिंपल रूट का फ़ायदा डेफिनेटली उठा सकते हैं। राइट। सो इफ यू हैड एन ऑप्शन टू रैंक, जो आपने अपनी एक्सपेक्टेशंस बताई हैं, इच्छाएं जो जाहिर आपकी करी हैं। विशेस थी, एग्जैक्टली, हाँ। सो क्या कैसे कैसे रैंकिंग आप देना चाहोगे इन्हें? तो सबसे पहले तो भाई भगवान भला करे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स हट जाए, सबसे अच्छा है, राइट? स्टैगर्ड फॉर्म में हटे या बिल्कुल हट जाए, कुछ भी हो बस हट जाए तो वो सबसे अच्छा है, राइट? नहीं तो भाई उसकी लिमिट ऐसी हो जाए कि चलो हमें बेनिफिट ना हो, बाकी जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, जो भी छोटे छोटे अमाउंट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं और छोटे उनके गेन्स हैं, उनको फ़ायदा पहुंच जाए। आई थिंक दिस इज़ नंबर 1 थिंग जो मैं बोलूँगा। नंबर 2, आई थिंक मैं चाहूँगा कि वो रेगुलर टू डायरेक्ट वाला, जो मैंने आपको बताया था कि रेगुलर टू डायरेक्ट स्विच करने पे जो टैक्स लगता है उसे हम रिडम्पशन मान लेते हैं, वो नहीं होना चाहिए, वो होना ही नहीं चाहिए, वो गलत है। क्योंकि वहाँ पे ना इन्वेस्टर क्या कर रहा है, इन्वेस्टर ऐसा तो है नहीं कि अपने घर पैसे ले जा रहा है। एग्जैक्टली, इन्वेस्टर इज जस्ट स्विचिंग, तो स्विच करके वापस उसी म्यूचुअल फंड में जा रहा है। समझ आ रही है, मतलब वो तो राइट स्टेप ले रहा है। यस, तो वो उसको मोटिवेशन आनी चाहिए कि देखो गवर्नमेंट इज विद मी, ओके, तो मोदी जी मेरे साथ खड़े हैं। ओके, प्लीज़ इस वीडियो को पॉलिटिसाइज ना करें, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आप लोगों को। सो डेफिनेटली मैं चाहूँगा कि ये होना चाहिए कि आप डायरेक्ट से, जो रेगुलर से डायरेक्ट आ रहे हैं, वो आपका कंप्लीटली टैक्स फ्री जो है वो हो जाना चाहिए, राइट? तीसरी चीज़ मैं चाहूँगा कि ईएलएसएस की मोटिवेशन वो ज़रूर आनी चाहिए यार। वो आएगी ना तो इंडियन इन्वेस्टर्स जो अब जागरूक बने उसका फ़ायदा उठाएंगे। जो इस 5 साल में इन्वेस्टर एजुकेशन हुई है डिफरेंट तरीके से, उसका फ़ायदा मिलेगा इन्वेस्टर्स को, राइट? देन हमारे पास वो एक आरबीआई लिमिट है और डेट है, आई थिंक दोनों को मैं बराबर रैंक करूँगा। बट सबसे पहले एलटीसीजे का कुछ किया जाए, उसको जितना टैक्स फ्री कर सकते हैं वो ज़्यादा अच्छा है। फिर वो रेगुलर टू डायरेक्ट वाला चीज़ अच्छी की जाए, और साथ में आपका ईएलएसएस बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन आपके बाकी दो मैंने बातें बोली। एक बात मैं और बोल दूँ, ट्रेडिंग कम्युनिटी चाह रही है कि एसटीटी हट जाए, राइट? एसटीटी हटेगा सबका भला होगा, राइट? बट मुझे लगता है कि यार एक तरीके से ना वो एसटीटी पनिशमेंट की तरह भी यूज़ हो जाता है ट्रेडर्स के लिए खासकर, राइट? वो इतना बड़ा बन जाता है। बट एनीवेज एसटीटी पे मैं ज़्यादा कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगा, बिकॉज म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को ज़्यादा उससे प्रॉब्लम जो है मुझे लगता नहीं है कि फेस वो करते हैं उससे। बट अलग अलग कम्युनिटी की अलग अलग डिमांड हो सकती है। हमारी जो एक्सपेक्टेशन और डिमांड्स थी वो हमने सामने रखने की कोशिश करी। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि कुछ अच्छा हो बजट में, और मार्केट में जो लाल रंग हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा है वो बहुत पीछे जाए, और हरा हरा रंग जो है वो नज़र आए, और सारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को उनके पेशेंस का, उनके हार्डवर्क का, उनकी समझदारी का रिवॉर्ड मिले। दिस इज़ व्हाट आई वांट, राइट? तो यहाँ पे ना एक चीज़ मैं और आपसे पूछना चाहूँगी बिफोर वी क्लोज दिस पॉडकास्ट, कि जैसे बजट आता है ना, यहाँ पे इन्वेस्टर्स बहुत पैनिक करने लग जाते हैं, हेडलाइंस देखते हैं और सीधा ट्विटर पे पहुँच जाते हैं, क्रिटिसाइज करना और चीज़ें लिखना। तो उसमें आपका क्या कहना है, क्या करना है? एक बार बजट आ गया, अब आप रिक्वेस्ट करते रहो, मान लेंगे कुछ बात तो मान लेंगे। मतलब मैं उसमें ना एक बार एक्शन जब हो गया तो मैं उस पर ज़्यादा वो नहीं सोचता हूँ। जैसे यार टैक्स नहीं था, टैक्स 10% किया, क्या कर लिया आपने, है ना? 10 था, उसने 12.5 कर लिया, क्या कर लिया आपने? तो मुझे लगता है बजट आ गया तो आगे उसे एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ें। उस हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को फाइन ट्यून करें, उस हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट को फाइन ट्यून करें, SIPs के अमाउंट को फाइन ट्यून करें। अगेन आप देख रहे हो हम वहीं जा रहे हैं प्रिंसिपल्स पे, और प्रिंसिपल क्या है? कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। तो आप जो कंट्रोल कर सकते हो वो करें, राइट?
ये हमारी इच्छाएं थी जो हमने जाहिर कर दी, हम ये कर सकते थे, हमने कर दिया। अब उसके बाद बजट में वो क्या करते हैं वो उनकी मर्जी है, वो जो करेंगे हम उसे जो है वो एक्सेप्ट करेंगे और अपने पोर्टफोलियो को उसके हिसाब से फाइन ट्यून करेंगे। इट इज़ एज सिंपल एज दैट, राइट। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। क्लोज करने से पहले एक बार दोबारा से हमारी अकेडमी आप लोगों के लिए ओपन है, बहुत कम प्राइस पे बहुत वैल्यूबल चीज़ें हम आपको दे रहे हैं। देखिए, जाके समझिए। मैंने खुद म्यूचुअल फंड में बहुत अमाउंट जो है वो इन्वेस्ट किया हुआ है। मैंने कैसे अपना पोर्टफोलियो बनाया वो भी मैं आप लोगों के साथ जो है वहाँ पे शेयर करता हूँ। एक राइट पोर्टफोलियो क्या होता है वो सारा जो भी एजुकेशनल कंटेंट है आपको दिया जाता है। एक बात बता दूं कि मैं कोई टिप्स वगैरह नहीं देता हूं, कोई भाई मैं ट्रेडिंग वगैरह नहीं कराता हूं। मेरे नाम से कोई टेलीग्राम ग्रुप अगर आपको बोल रहा है कि पैसे दे दो भैया हम आपको जो है वो टिप्स देंगे, इंट्राडे कराएंगे, तो आपसे झूठ बोल रहे हैं, राइट। चलिए, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हियर, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बिफोर वी एंड दिस वीडियो, एक बार फिर से आई थैंक ग्रो फॉर इंक्लूडिंग अस इन देयर नेटवर्क, एंड बिकॉज ऑफ ग्रो इट इज़ पॉसिबल कि हम लोग आपके पास नॉलेजेबल वैल्यूबल कंटेंट पहुंचा पा रहे हैं। ऑल द बेस्ट।